इस लेक्चर में ईपीआर नोटिफिकेशन जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्लास्टिक जो पैकेजिंग वेस्ट है उससे रिलेटेड है। प्लास्टिक जो वेस्ट हो जाता है, जैसे मान लो पैकेजिंग करने के लिए प्लास्टिक यूज होता है। जैसे मान लो आप कोई वस्तु लेके आओगे, गुड्स लेके आओगे, कुरकुरे लेके आए, ये प्लास्टिक में पैक होके आया, तो वो प्लास्टिक का कैसे यूज किया जाए, कैसे रिसाइकल रीयूज किया जाए, तो इसके लिए ये रूल्स है, नियम है। ड्राफ्ट अभी दिया है। ड्राफ्ट का मतलब है कि जब ये रूल्स लागू होंगे, कुछ इस तरह के अभी नियम दिए हैं कि भाई साहब ये ड्राफ्ट है, जब हम रूल लागू करेंगे इस तरह के होंगे। तो इससे पहले नियम बने हुए हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के, 2016 के रूल के अकॉर्डिंग ये अभी ईपीआर नोटिफिकेशन जारी किया है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने। ईपीआर का मतलब है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि जो प्रोड्यूसर है, जो बनाता है, पैदा करता है, जो प्लास्टिक बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी उत्तरदायित्वता होगी, कि उसकी जिम्मेदारी होगी कि जो प्लास्टिक उसने प्रोड्यूस किया है भाई साहब, उसे कलेक्ट भी वही करे। क्योंकि प्लास्टिक से होता है पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है, बहुत से जीव जंतु सबको नुकसान होता है, मेरीन जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको नुकसान होता है। तो इसको कौन कलेक्ट करेगा? प्रोड्यूसर, बनाने वाला ही प्रोड्यूसर है जो वो कलेक्ट करेगा। ये है ईपीआर। तो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। तो देखो, ड्राफ्ट स्पेसिफाई करता है कि जो वेस्ट की क्वांटिटी है वो कितनी होगी, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। जो भी प्रोड्यूसर है या इंपोर्टर है, कोई मान लो सामान मंगा रहा है, बाहर देश से आयात कर रहा है, या कोई प्रोड्यूसर है, कंपनी बना रही है, या कोई ब्रांड ओनर है, वो जो भी जनरेट करता है, जो भी ये प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट है इंडिया में जो भी जनरेट करता है, उनके लिए रूल्स बनाए हैं। पहले देखो, मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 में, इसी साल में किए थे। ये देखो, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज का मतलब जैसे आप कुरकुरे खरीद के लाए, या मान लो आप कोई चॉकलेट खरीद के लाए, वो प्लास्टिक में कवर होकर आता है, पैक होकर आता है, लेकिन वो सिंगल यूज है ना, एक बार यूज की फिर आपने डस्टबिन में फेंक दी वो, तो ये सिंगल यूज हो गया। तो इनको ये रूल बनाए थे 2021 में कि सिंगल यूज प्लास्टिक है, 2022 तक इसको खत्म किया जाएगा, इसको बिल्कुल एलिमिनेट किया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा। ये प्रोड्यूसर का मैंडेट क्या है इसमें, जो नए ड्राफ्ट बनाया है, प्रोड्यूसर का क्या इसमें रोल होगा, किस क्या क्या चीज़ उसको करनी पड़ेगी। देखो, जो प्रोड्यूसर है प्लास्टिक पैकेजिंग का, उसे क्या है, जो भी उसकी प्रोड्यूस है 2024 तक उसे कलेक्ट करनी पड़ेगी। मिनिमम परसेंटेज कुछ ऐसी होगी प्लास्टिक की, उसे रिसाइकल करनी पड़ेगी और दोबारा से यूज करनी पड़ेगी। और जो प्रोड्यूसर है प्लास्टिक का, उसकी ये ऑब्लिगेशन है, उसको ये मतलब कंपलसरी कर दिया है कि उसे डिक्लेयर करने पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। एक सेंट्रलाइज वेबसाइट होगी, इंटरनेट पे एक वेबसाइट होगी, जैसे google.com एक वेबसाइट है, ऐसे गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होगी। तो जो भी प्रोड्यूसर है प्लास्टिक का, जो भी कंपनी प्लास्टिक बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है, उसको हर एक साल एनुअली कितना प्लास्टिक वो बना रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी इस वेबसाइट पे। जो ईपीआर सर्टिफिकेट है, इसमें एक सर्टिफिकेट का मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो प्लास्टिक बना रहा है और जो यूज कर रहा है, यूजर है चाहे मेकर है, उसको ये कलेक्ट करने का सर्टिफिकेट मिलेगा। वो प्लास्टिक पैकेज कैन कलेक्ट ए सर्टिफिकेट, और वो ईपीआर सर्टिफिकेट कहलाएगा। ईपीआर सर्टिफिकेट को वो ट्रेड भी कर सकता है। ये ईपीआर का मतलब ये हो गया कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए जो भी प्रोड्यूस किया उसने प्लास्टिक, वो तब तक उसकी लाइफ एंड ना होए, जब तक प्लास्टिक मिल ना जाए, डिग्रेड ना हो जाए, तब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है? उस कंपनी की जो बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है प्लास्टिक को, कि वो उसका मैनेज करेगी तब तक। ये जो सर्टिफिकेट है, देखो जैसे मान लो कोई प्रोड्यूसर है, एक कंपनी है ए, उसने मान लो प्लास्टिक बनाया लेकिन वो कलेक्ट नहीं कर पाई, तो उसका शॉर्टफॉल हो गया, यानी कि उसके जो टारगेट था वो टारगेट अचीव नहीं कर पाई। तो मान लो बी कंपनी होगी एक दूसरी, उसका टारगेट अचीव कर लिया, उसने टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया, जितना मतलब उसका टारगेट था कि भाई साहब इसने मान लो 10 टन प्लास्टिक जनरेट किया है, और उसने 10 टन से ज़्यादा 12 टन या 20 टन प्लास्टिक को रिकलेक्ट कर लिया, दोबारा से कलेक्ट कर लिया और रीयूज कर लिया। लेकिन भाई साहब इसकी कमी होगी, इसने क्या है, इसका टारगेट तो था 10 टन का, ये 8 टन ये यूज कर पाया, तो इसने जो 3 टन ज़्यादा किया है, तो 2 टन का ये इससे ले लेगा अनुमति, परमिशन इससे ले लेगा कि भाई साहब मुझे 2 टन आपका दे दो, मैं गवर्नमेंट को दिखा दूंगा कि मैंने इससे खरीद लिया, मैं आपको पैसे दे दूंगा। ये ए कंपनी पैसे दे देगी बी कंपनी को कि ये लो पैसे भाई साहब, और मुझे ये अपना 2 टन दे दो, तो ये 2 टन का परमिशन दे देगा, और इसका पूरा 8 + 2 10 टन टारगेट पूरा हो जाएगा, और फिर ये गवर्नमेंट को बता देगा। तो ये ईपीआर सर्टिफिकेट ऐसे होंगे जो ट्रेड किए जा सकते हैं। ट्रेड, जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बन ट्रेडिंग के बारे में, कार्बन क्रेडिट के बारे में पढ़ा होगा, क्योटो प्रोटोकॉल में ये जो आए थे कार्बन क्रेडिट, ऐसे ही कुछ ये हैं जो ईपीआर सर्टिफिकेट ऐसे ट्रेड किया जा सकता है।
एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल। देखो ये क्या है, कुछ फ्रैक्शन ही प्लास्टिक का ऐसा होगा जो जैसे मल्टी मटेरियल प्लास्टिक है या मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है, वो क्या है, वो यूज किया जा सकेगा रोड बनाने में, रोड कंस्ट्रक्शन में, वेस्ट टू एनर्जी में, वेस्ट टू ऑयल में, सीमेंट किल्स में, सीमेंट जहाँ पे बनाया जाता है, ऐसे जो भट्टे होते हैं जहाँ पे ईंट वगैरह सीमेंट बनाया जाता है, वहाँ पे यूज हो सकता है। ये मेथड देखो प्रेस्क्राइब जो भी है, कौन इसे बनाएगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो कैसे डिस्पोजल करना है ये सारे नियम कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कि किस तरह से आपको ये मेथड यूज करने हैं, रिसाइकल करने में, रीयूज करने में, कलेक्ट करने में। ये प्लास्टिक पैकेजिंग की देखो कुछ कैटेगरी बताई गई है इसमें। एक है रिजिड प्लास्टिक। रिजिड प्लास्टिक वो हो गया ऐसा प्लास्टिक प्रोडक्ट जो कठोर होता है, जो ऐसे प्रोडक्ट में यूज किया जाता है जैसे लॉन चेयर हो गई, जो कुर्सी होती है, बकेट हो गया, कोई टॉडलर टॉय हो गए, टॉडलर टॉय का मतलब बच्चों वाले खिलौने होते हैं, इनमें जो यूज होता है ये हो गया रिजिड प्लास्टिक। एक होता है फ्लेक्सिकल, ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। फ्लेक्सिबल ऐसा होता है देखो जो सिंगल लेयर का प्लास्टिक होता है या मल्टी लेयर का भी हो सकता है, जिसमें एक लेयर तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक की यूज होती है और एक दूसरे प्लास्टिक की यूज होती है। तो प्लास्टिक सीट हो सकती है, कैरी बैग हो सकते हैं, जैसे मान लो जिस प्लास्टिक में आप कपड़े खरीदने लेके गए और उस प्लास्टिक में रख के लेके आते हैं ना, पॉलीथीन पन्नी जिसे बोलते हो आप, उसमें रख के लेके आते हो, वो हो गया फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। एक है मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग। देखो एक लेयर तो प्लास्टिक की होगी, एक दूसरा मटेरियल होगा प्लास्टिक के अंदर, वो हो गया मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग। टारगेट क्या है इसमें, देखो टारगेट लक्ष्य ये रखा है, कंपनी जो भी मान लो कम से कम इतना तो वो कलेक्ट करेंगी, 2021-22 तक वो करेंगी 35%, 2022-23 तक करेंगी 70% कलेक्ट कर लेंगी जो भी प्लास्टिक उन्होंने प्रोड्यूस किया है, और 2024 आते आते 100% वो कलेक्ट कर लेंगी जितना भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है। 2024 तक देखो मिनिमम 50% ऐसा रिजिड प्लास्टिक है जो वो रिसाइकल करना पड़ेगा, और 30% जो कैटेगरी 2 और 3 का है, कैटेगरी 2 3 हमने पढ़ी थी ना, मल्टीलेयर प्लास्टिक 3 वाली होगी और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होगी सेकंड कैटेगरी। तो देखो रिजिड प्लास्टिक कम से कम 2024 तक 50% तक रिसाइकल करना है दोबारा से, और 30% कैटेगरी 2 और 3 वाला। एवरी ईयर देखो 2026 और 27 के बाद 80% जो कैटेगरी 1 का है और 60% अदर 2 कैटेगरी का रिसाइकल करना पड़ेगा 2026-27 के बाद हर साल। सिमिलर टारगेट रखे गए हैं ऐसी कंपनी के लिए जो यूज करती है पैकेजिंग मटेरियल, इंपोर्ट करती है जो बाहर से, उसमें यूज करती है। अब ये ईपीआर सर्टिफिकेट का बाई करने का क्या तरीका है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया ना, केस बाय केस। कोई मान लो कमी रह गई है, किसी को टारगेट में कमी रह गई है तो दूसरी कंपनी से खरीद सकता है वो। तो इसके नियम भी मैकेनिज्म कैसे यूज होगा, एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल पे ये एक्सचेंज किया जा सकता है, उसको सीपीसीबी डेवलप करेगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये मैकेनिज्म बनाएगा किस तरीके से आप खरीद और बेच सकते हो ईपीआर सर्टिफिकेट को। सीपीसीबी देखो क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था, ये नियम कानून बनाती है, ये भी रूल्स वगैरह, कानून तो नहीं, रूल्स वगैरह नियम बनाती है, कैसे उनको इंप्लीमेंट करती है, जो गवर्नमेंट कानून बनाती है रूल बना के इंप्लीमेंट करती है उन कानून को, कि पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। ये देखो सीपीसीबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था। अब नॉन कंप्लाइंस मतलब जो मान लो कंपनी ना माने तो उसका क्या मतलब, उसका क्या सॉल्यूशन होगा जो कंपनी ना माने। देखो कोई ट्रेडिशनल फाइन तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसे इन्वायरमेंटल कंपनसेशन देना पड़ेगा, बस नाम दे दिया मुआवजा, है तो फाइन ही देना पड़ेगा, बस नाम दे दिया, पर्यावरण मुआवजा देना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन देना पड़ेगा उसे। और ये स्पेसिफाई नहीं किया, अभी बताया नहीं है रूल्स में कि कितना देना पड़ेगा, ये आगे गवर्नमेंट बताएगी कितना देना पड़ेगा। इसमें जो जैसे फाइन है एक तरह से ये वो एंटिटीज जो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाई और जिन्होंने क्रेडिट भी परचेज नहीं किया, यानी कि ईपीआर जो सर्टिफिकेट है दूसरी कंपनी से नहीं लिया, तो उन्हें फाइन देना ही देना पड़ेगा। और ये देखो विद इन 3 ईयर्स तक क्या है, ये टारगेट 40% मतलब अगर मान लो टारगेट को वो 3 साल के अंदर अंदर अचीव कर लेती हैं, तो जो उन पर फाइन लगाया है ना, फाइन जैसे मान लो कोई कंपनी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई, उन पर फाइन लगा दिया, लेकिन अगले 3 सालों में उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया, तो उन्हें 40% जो फाइन लिया है ना, वो 40% वापस कर दिया जाएगा। अगर 3 साल में नहीं करती तो नहीं किया जाएगा। ये फंड जो भी कलेक्ट किया जाएगा, जो भी फाइन लगाया है कंपनीज पे, वो फाइन देखो एक अलग अकाउंट में रखा जाएगा जिसका नाम है एक्स्ट्रा अकाउंट, उसमें रखा जाएगा ये फाइन जो भी कलेक्ट किया जाएगा। और ये फंड कलेक्ट करके किस लिए यूज किया जाएगा, प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए, प्लास्टिक को डिस्पोज करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, दोबारा से रीयूज करने के लिए ये यूज किया जाएगा। जो बैनिंग प्लास्टिक है वो क्या, देखो जुलाई 2022 से लेके जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, कुछ ऐसी रेंज है जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा, प्रतिबंध कर दिया जाएगा। इनमें आता है जैसे ईयरबड, प्लास्टिक स्टिक होना, ईयरबड जो कान खुजाने के लिए आप स्टिक यूज करते हो, ऐसी होता है, एक प्लास्टिक बीच में होता है, आसपास रुआ, ये रुई लगी होती है कॉटन, उसको आप कान खुजाते हो, कान से मैल निकालते हो, अपना डस्ट निकालते हो,
वो ईयरबड होते हैं, उनको बिल्कुल ये प्लास्टिक जो इनमें यूज होती है प्लास्टिक बिल्कुल बैन कर दी जाएगी। प्लास्टिक स्टिक जो बालून में, गुब्बारे में जो प्लास्टिक स्टिक जो यूज होती है वो बिल्कुल बैन, प्रतिबंध कर दी जाएंगी। जो प्लास्टिक के झंडे होते हैं फ्लैग, वो बंद कर दिए जाएंगे। कैंडी स्टिक, ऐसे कुछ ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बिल्कुल बैन कर दिए जाएंगे, प्रतिबंध कर दिए जाएंगे।